काम करो ना, कभी विपुल जी को लेकर घर पर आओ ना। जी नहीं, पहले आप अपने पति को मेरे घर लेकर आएंगी। विनी, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ को गुजरे हुए कितना समय हुआ है? मैं बहुत छोटा सा था। तभी से तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम्हारी शादी हो जब तुम छोटे से थे? हाँ हाँ। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। क्या पता राहुल लौट आए। पापा, आप उस आर्टिस्ट को जानते हैं जिन्होंने माँ की तस्वीर बनाई थी? हाँ, जानता हूँ। दरअसल पापा, मैं उनसे अपनी सासू माँ की तस्वीर बनवाना चाहती हूँ। मेरी माँ का चेहरा याद नहीं है। ये तो नामुमकिन है, किसी बच्चे को अपनी माँ का चेहरा याद नहीं। ऐसे ही कभी कभी आ जाया करो। तुम आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सुरेखा के पापा कई दिनों से तुम्हें याद भी कर रहे थे। मैं खुद कितने दिनों से सोच रहा था कि आपसे मिलने आऊं, बस वक्त ही नहीं मिला। बेटा, इतनी मसरूफियत के बावजूद भी तुम समय निकालकर हमसे मिलने चले आते हो, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब वो आपको बैंक वाली योजना वो कैसी लगी? अरे बेटा, वो आदमी तो बहुत ही अच्छा था, उसने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ भाई, मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं यही चाहता था कि आपको रिटायर्ड लाइफ में पैसे की तंगी ना हो, आपका सारा पैसा भी सुरक्षित रहे और हर महीने आपके हाथ में एक रकम भी आती रहे। बेटा, ये सब तुम्हारा उपकार है हम पर कि तुमने हमारे बुढ़ापे के बारे में इतना सब कुछ सोचा। पता नहीं कल कैसा समय आ जाए, अब हमें किसी का मुंह देखना तो नहीं पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो मेरे और सुरेखा की वजह से आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम दोनों को सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने चाहा तो अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा, अब तो हमें फिक्र सिर्फ राजेश की लगी रहती। पापा, आप उसको लेकर भी बेफिक्र हो जाइए। मैं राजेश को लेकर कुछ सोच रहा हूं, बहुत जल्दी उसकी भी बहुत अच्छी आमदनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। सुरेखा घर पर इंतजार कर रही होगी। अरे बेटा, खाना खा के अरे नहीं, खाने का तकल्लुफ मत कीजिए, मैं फिर आऊंगा खाना खाने, आराम से बैठ के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, खाना खाकर जाइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ फोन करके अपने घर वालों को बुला लीजिए। भंडारा जो लगा है यहाँ पर। बहू, ये क्या बदतमीजी! घर के दामाद से ऐसी बातें की जाती हैं? एकदम सच कह रहे हैं आप। इस घर को दामाद की जरूरत है, बेटे की नहीं। राजेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा वो तुम यहाँ पर आ गए। अभी मैं तुम्हारी आमदनी के बारे में बात कर रहा था। बस बस रहने दीजिए, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब से आप और सुरेखा दीदी इस घर पे कदम जमाए हैं, तब से इस घर से हमारे बाहर निकलने की नौबत आ गई है। मुझे तो आपको जीजा कहते हुए शर्म आती है। राजेश, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही। हम जानते हैं हमारे लिए तो कोई इज्जत है नहीं तुम्हारे दिल में, लेकिन आप रिश्तों का आदर करना भी भूल गए। तो आप कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं? बेटे को बेटा और बहू को बहू समझा है आपने कभी? आप तो हमेशा बेटी को और अपने दामाद को गले से लगाकर बैठे रहते हैं। हमेशा आपकी बेटी सुरेखा आप लोगों को भड़काती रहती है। मधु, जबान संभाल कर बोलो। तुम्हारे अंदर छोटे बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है। मम्मी, आप शांत हो जाइए। हम तो यहाँ पर सिर्फ स्नेह और सम्मान की वजह से आते हैं।
पहले तो कोई प्यार उमड़ा नहीं, और जब 12 लाख रुपए आए तो एक ही साथ प्यार उमड़ पड़ा। पहले तो कोई प्यार उमड़ा नहीं, और जब 12 लाख रुपए आए तो एक ही साथ प्यार उमड़ पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे अधिकार पे आप अपना कब्जा जमाने आए? अरे राजेश, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी नाराजगी किस बात को लेकर है? देखो देखो, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं। नंदोई जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। वो कहते हैं ना, एक बार शीशे में दरार पड़ जाए तो वो कभी नहीं जुड़ पाती। चलो यहां से। विनय, आज तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आना। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आज हमें हमारी एनिवर्सरी की शॉपिंग करने जाना है। ओह, अब तुम्हें याद है ना कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है, कि ये भी भूल गए? हाँ हाँ, याद है आ जाऊंगा। अरे निहारिका, सोनाली ने जो संस्था के नाम चेक दिया था वो क्लियर हो गया है। वाओ, शी इज ग्रेट। बहुत ही अच्छी हैं वो। समाज सेवा करने का काफी जज्बा है उनमें। मैं अभी उन्हें फोन लगाकर थैंक्स बोल देती हूँ। बिल्कुल, उसे फोन करके तुरंत थैंक्स बोलना चाहिए। हेलो। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? राहुल, हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं ना? राहुल है ना? मुझे बताओ कौन है? हेलो। सोनाली? हाँ निहारिका, मैं सोनाली बोल रही हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अभी फोन पे कौन था? अच्छा, तो तुम विनय की आवाज सुन के कंफ्यूज हो गई कि मैंने फोन तो सोनाली को मिलाया और आवाज किसी जेंट्स की आ रही है। यही सोच रही थी कि ये विनय है कौन? विनय मेरे हस्बैंड है, उन्होंने फोन उठाया था। जब तुम हमारे घर आओगी तो मैं तुम्हें विनय से जरूर मिलवाऊंगी। वो तुम्हें मिलके बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तो मैंने इसलिए फोन किया था कि आपका दिया हुआ चेक पास हो गया है, इसीलिए थैंक्स। ओफो, इतनी छोटी बात के लिए थैंक्स। अच्छा पहले ये बताओ, तुम घर कब आ रही हो? उस दिन भी आई और बिल्कुल नहीं रुकी। कल? कल नहीं, कल पॉसिबल नहीं होगा। फिर कभी जरूर आऊंगी। अच्छा अच्छा, जब मन चाहे तब आ जाना, इसे अपना ही घर समझो। बाय बाय।
बॉडी लोशन, नेल पेंट, मधु बेटा, क्या कर रही हो? हवाई जहाज उड़ा रही हूँ। अरे, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी आप? और जब आपकी नजर खराब है तो चश्मा क्यों नहीं लगा लेती? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रही हूँ। बुढ़ापा आ गया पर अकल फिर भी नहीं आई आपको। अरे बेटा, तुम मेरा कितना ही अपमान करो, लेकिन मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि ये घर तुम्हारा भी है। तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी हो। रहने दीजिए, मैं बहू ही ठीक हूँ। है ना आपकी बेटी सुरेखा, उससे ही घर लूटने दीजिए। क्यों उसको कोसती हो? वो तो तुम्हारा हमेशा भला ही चाहती है। भला? और वो भी हमारा? उसका तो बस नहीं चलता, वरना वो हमारी खाल खिंचवाकर जूतियां बना लेती। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। वो तो बहुत सीधी है। सीधी? वो तो जलेबी की तरह सीधी है। और अगर वो सीधी होती ना तो चील की तरह नहीं चिपटती वो हमसे हमारे 12 लाख रुपए। मधु बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। सुरेखा को तुम गलत मत समझो। भगवान का दिया उसके पास सब कुछ है और वो इस घर से कुछ भी नहीं चाहती। इस घर में सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस घर की बेटी हो और बेटी बनकर बहू के सारे फर्ज तुम्हें ही तो निभाने। बहू के सारे फर्ज नहीं होते, सास ससुर को भी अपने फर्ज निभाने पड़ते हैं। हाँ, समय आएगा तो तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर फर्ज निभाएंगे। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो। रहने दीजिए, मैं समझदार नहीं हूँ। और अगर मैं समझदार होती ना तो मैं आपके निठल्ले बेटे से शादी नहीं करती। और अगर मैं समझदार होती ना तो मैं आपके निठल्ले बेटे से शादी नहीं करती। कितना समझाया था मेरी सोनू दीदी ने, एक बेकार आदमी से शादी मत कर। यही तो समझा रही थी तुम्हें कि उससे कहो कि कुछ काम करे। अब समझाने से क्या फायदा? अगर शादी से पहले समझाती कि आपका बेटा काम का ना काज का, 100 मन अनाज का, जेब में नहीं था धेला और दिखाने चला था मेला। देखो बेटा, एक अच्छी पत्नी ही अपने पति को सही मार्ग पर ला सकती है। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा कि तुम्हारा पति कमाता नहीं है और कब तक अपने बूढ़े माँ बाप के सहारे रहेगा। एक दिन तो उसको अच्छा काम करना है ना। कल को तुम्हारा परिवार भी बढ़ेगा, बच्चे भी होंगे, तो ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? जब तक वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते, मैं अपनी औलाद को जन्म नहीं दूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। आपके अरमानों के लिए मैं अपनी बलि नहीं चढ़ा सकती। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। इससे पहले आपके बेटे पर कोई जिम्मेदारी आए, कुछ काम क्यों नहीं करा देते आप उसे? या फिर बाहर निकलकर मुझे ही कुछ करने दीजिए। आपके बेटे के साथ साथ आप लोगों को भी पाल लूंगी मैं। निहारिका, 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 इस नाम ने तो मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया है। मदन का फोन। हेलो मदन लाल,
हाँ हाँ बोलो। क्या निहारिका का पता चल गया? क्या 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 पता चला उसके बारे में? हाँ मदन लाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। निहारिका की शादी आज से 7 साल पहले किसी राहुल नाम के आदमी से हुई थी। हाँ हाँ, वो राहुल पिछले 7 साल से लापता है और निहारिका उसी के घर में उसका इंतजार इतने सालों से कर रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इसका मतलब निहारिका ने मेरे इंतजार में अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर अब तक सजा रखा है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कहते हैं कि व्रत के बाद चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रदेव हर तरफ से हमें सुरक्षित रखेगा, सुहाग भी सलामत रहेगा और पति की आयु भी बढ़ेगी। चलो निहारिका, अब चंद्रमा की पूजा कर लो। निहारिका, ठीक है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए व्रत का प्रसाद लेकर आई हूँ। और तुम ये पूजा किसकी कर रही थी? अपने पति के लंबी उम्र के लिए। भगवान करे कि वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। पति की सुरक्षा करे? पति है कहाँ? पति की सुरक्षा करे? पति है कहाँ? वो इस दुनिया में कहीं तो होंगे ना। देखो निहारिका, व्रत उस पति के लिए किया जाता है जो इस दुनिया में हो। तुम कौन होती हो कहने के लिए कि मेरा बेटा जिंदा है या नहीं? जी, मैं तो निहारिका को समझा रही थी कि ऐसे पति के लिए पूजा करने से क्या फायदा जो 7 साल से घर ही ना लौटा हो। वो कभी तो लौट कर आएंगे ना। तो क्या तुम अभी तक अपने पति को जिंदा मानती हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या होगा? मुझे तो निहारिका के पागलपन पर हंसी आ रही है। निहारिका, मैं तो कहती हूँ तुम अपने पति का इंतजार करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। अब तुम दूसरी शादी कर लो। आंटी जी, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तुम्हें कोई बुरी सलाह नहीं दे रही हूँ। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए प्लीज। निहारिका, तुम अपने आप को धोखा दे रही हो अपने पति का इंतजार करके। अरे अगर इस दुनिया में तुम्हारे पति होते तो कभी तो घर लौटते वापस। और फिर एक लापता इंसान को कानून भी 7 साल के बाद मृत घोषित कर देता है।
लेकिन 7 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। देखो, मेरा काम तुम्हें समझाना था। अरे मुझे क्या, सारी उम्र बैठकर अपने पति का इंतजार करो। जब निहारिका को देखती हूँ ना, तो बहुत ही दुख होता है। भगवान ने कैसा भाग्य लिखा है उसका कि किसी से उसकी जन्म पत्री ही नहीं मिलती। निहारिका बिटिया को समझाइएगा कि पढ़े लिखे लड़के के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। क्या सोच रहे हो भाई साहब? दरअसल मैं ये सोच रहा था कि अभी तक लेन देन की बात कुछ हुई नहीं। जिसकी बेटी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, वो वाला दहेज लेकर क्या करेगा?